दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटे से काम करने वाले इंसान से भी हम बड़ी बातें सीख सकते हैं। चेतन भगत के 11 रूल्स ऑफ लाइफ में अगला रूल हमें यह सिखाता है कि इसकी शुरुआत होती है एक जोमेटो डिलीवरी बॉय से। तो हमारा फर्स्ट है जोमेटो डिलीवरी वाला और मैं। मेरा जोमेटो ऑर्डर 30 मिनट देरी से आया था। मैंने अपने ऐप पर छोटी बाइक का आइकन देखा। मेरा डिलीवरी पार्टनर जो मेरा ऑर्डर लेकर आया था, मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर फंसा हुआ था। मेरे खाने का एक छोटा कटोरा उसके पास था। मैंने उसे 2 बार फोन किया। उसका फोन व्यस्त था। हे भगवान, मुझे भूख लगी थी। मैंने खुद से कहा कि परेशान मत हो, बस राजमा चावल का ऑर्डर देरी से आया है। मुझे बस अपने सोफे पर बैठकर इंतजार करना था। किसी ने मेरा खाना बनाकर पैक कर दिया था। कोई और उसे अपने बैग में रखकर बाइक चलाकर मेरे पास ला रहा था। कुछ हजार साल पहले अगर मुझे खाना चाहिए होता तो मुझे जंगल में जाकर जंगली जानवरों से जूझना पड़ता। अगर मैं खुशकिस्मत होता तो मुझे कोई फल मिल जाता या कोई छोटा जानवर शिकार कर लेती। बांद्रा की सड़कों पर अब न तो कोई फल है और न ही शिकार करने लायक कोई जानवर। अब एप्स मेरे लिए खोजबीन कर रहे हैं। मेरे फोन ने मुझे बताया कि मेरा ऑर्डर कुछ ही मिनटों में मेरे पास होगा। मुझे बस आराम करना था और इंतजार करना था। फिर भी मुझे आराम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे दिमाग में गर्मा गर्म राजमा चावल की तस्वीरें तैर रही थी। मेरा खाना कहाँ है? अभी आ जाओ, मैं मन ही मन चिल्लाया। भूख के कारण आधुनिक तकनीक के लिए कृतज्ञता महसूस करना या अपने शिकारी संग्राहक पूर्वजों से बेहतर होना मुश्किल हो जाता है। मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गया। लगभग 20 साल का एक सांवला आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने एक बेढंगी लाल टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी मोटी कमर पर बहुत टाइट थी। टी शर्ट पर जोमेटो का लोगो था। उसका चेहरा और बाल पसीने से भीगे हुए थे। उसने मेरे खाने का पैकेट निकालने के लिए अपना बड़ा सा काला बैकपैक निकाला। वह हाँफ रहा था और सांस लेने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है सर, उसने गंभीर, डरी हुई और बेदम आवाज में कहा। मेरी बाइक खराब हो गई थी। मैंने उसे सरसरी तौर पर सर हिला दिया। मैंने उससे खाना लगभग छीन लिया, मानो मैं पाषाण युग का कोई आदि मानव हूँ जिसे 3 दिन बाद एक सेब मिला हो। मैं सोच रहा था कि क्या उसके सामने ही खाना शुरू कर दूं। कृपया बुरा मत कहना, उसने हथेलियां जोड़ते हुए कहा। क्या? नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, मैंने कहा। लेकिन हुआ क्या है? तुम अपनी जगह पर फंस गए थे। बाइक पंक्चर हो गई थी, उसने कहा। ओह, फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं बाइक को घसीटकर पेट्रोल पंप तक ले गया, पंक्चर ठीक किया और फिर गाड़ी चलाई, इसलिए देरी हो गई। सच में? लेकिन ऐप में तुम्हारी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं बदली। मैंने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। वह चुप रहा। मैंने तुम्हें 2 बार कॉल भी किया था, तुम्हारा फोन एंगेज्ड था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बाइक खराब हो गई है? उसने जमीन की तरफ देखा, मानो मुझे असली जवाब देने में शर्म आ रही हो। खैर, मैंने कहा, मैंने खाना खा लिया है, मैं ठीक हूँ। किसी बुरी रेटिंग या रिव्यू की जरूरत नहीं है। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। शुक्रिया सर। वह राहत की सांस ले रहा था। एक बार फिर माफी चाहता हूँ सर। तुम्हें पानी चाहिए? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। मैं किचन में गया और एक गिलास पानी लेकर लौटा। वह अपने फोन को घूरता रहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे गिलास देते हुए पूछा। उसने सर हिलाया, खुद को संभाला और अपना फोन वापस जेब में रख लिया। उसने पानी का एक घूंट पिया। तुम्हारा नाम क्या है? विराज। विराज शुक्ला सर। क्यों? आप मेरी शिकायत करेंगे सर? प्लीज मत कीजिए ना, मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं करूंगा, तुम परेशान मत हो। बस यह जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। मैं ठीक हूँ,
उसने आह भरी। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, दरअसल मैं ठीक नहीं हूँ सर। उसने खुद को फिर से रोने से रोकने के लिए अपने होंठ भींच लिए। मैंने समय देखा, दोपहर के 2:30 बजे थे। दोपहर 3 बजे मेरी एक क्लाइंट के साथ जो जूम कॉल थी। क्या तुम्हें अभी एक और डिलीवरी करनी है? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। दोपहर का भोजन समाप्त हो गया है, अब शाम तक डिलीवरी धीमी है, उसने कहा। तुम मुझे बताना चाहते हो कि क्या हुआ है? उसने मेरी तरफ आश्चर्य और उलझन से देखा। तुम्हें इतना परेशान क्या क्या हो गया? मैंने उसे अंदर आने देने के लिए दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। क्या तुम्हें मेरी कहानी में दिलचस्पी है? सर, सच में? हाँ, मेरे पास आधा घंटा है। मुझे अपना दोपहर का खाना खाना है, लेकिन आप खा लीजिए प्लीज सर, प्लीज। मुझे पहले ही देर हो गई है। क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया? उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो शेयर करते हैं। वह हक्का बक्का सा लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह मना कर पाता या कुछ और कहता, मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया और जल्दी से रसोई में प्लेटें और कटलरी ले आया। मैं खाने की मेज पर बैठ गया और खाने का पैकेट खोला। आओ विराज, बैठो। सर, मैं आपका खाना कैसे खा सकता हूँ और आपके साथ यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों भाई, ये मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भूख भी लग रही है, और जब आप मुझसे बातें कर रहे हो तो मैं अकेले खाना नहीं खा पाऊंगा, इसलिए प्लीज। मैंने उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह हिचकिचाते हुए बैठ गया। मैंने उसकी प्लेट में थोड़ा राजमा और चावल रख दिया। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया सर, विराज ने कहा। कोई बात नहीं, साथ होना अच्छा लगता है। शुक्रिया, वह मुस्कुराया। चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने अपने खाने में हाथ डाला और एक के बाद एक चम्मच भर भर कर मेरे मुंह में आते हुए खाने का आनंद लिया। उसके दोबारा बोलने से पहले हम 1 मिनट तक चुपचाप खाते रहे। मेरी बाइक खराब नहीं हुई थी सर। मुझे पता है। आपको पता है? हाँ, तुम कॉल पर थे, इसलिए तुम इतने परेशान हो गए थे, है ना? हाँ सर। क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ओह, मैंने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा। कम से कम किसी की मौत तो नहीं हुई। वह मेरी जिंदगी का प्यार थी सर, मेरे लिए सब कुछ थी। ठीक है, मैंने चावल और राजमा को एक साथ चम्मच से चलाते हुए कहा, जो मेरे जीवन का वर्तमान प्यार है। अर्पिता और मैं पिछले 8 सालों से साथ थे। मैं समझ गया, तुम उससे बात कर रहे थे, है ना? हाँ सर, पिछले हफ्ते 20 बार फोन करने के बाद आखिरकार उसने फोन उठाया था। 20 बार? शायद उससे भी ज्यादा सर, 30-40। इसलिए अब या कभी नहीं। उसे वापस पाने का मेरा आखिरी मौका था, और यह काम नहीं आया, है ना? उसने अपना सर हिलाया। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह सिसकने लगा। एक पूरी तरह से विकसित ज्यादा वजन वाले आदमी को टाइट चटक लाल टी शर्ट पहनते रोते देखना अजीब लगता है। मैंने उसे एक टिश्यू दिया। माफ करना, उसने फिर से खुद को संभालते हुए कहा। जरूर कोई लड़की रही होगी, मैंने कहा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आपको पता है, मेरे पास एमए है। ज्यादातर डिलीवरी बॉयज ने मेरे जितना नहीं पढ़ा है। कौन सा विषय? इतिहास सर। मुझे चेतन कहो। ठीक है सर, मेरा मतलब चेतन सर। तुम्हारी उम्र क्या है राज? 19। और जिंदगी में क्या चाहिए? जिंदगी? मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अर्पिता चली गई। मेरे पास एक नौकरी है जो मैं कभी भी खो सकता हूँ। जिंदगी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कल मैं बाइक दुर्घटना में मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं। शायद यही सबसे अच्छी बात मेरे लिए होगी। मैं स्तब्ध होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने जल्दी से खाना खत्म करने के लिए कुछ चम्मच राजमा चावल गटक लिए। तुम मरना चाहते हो? 19 साल की उम्र में? 19 नहीं सर, 29, मैंने कहा। जीने का क्या मतलब है साहब? तुम्हें मेरी जिंदगी का अंदाजा ही नहीं है।
तुम्हारे पास इतना खूबसूरत घर है, तुम एक जाने माने लेखक हो, तुम्हारी जिंदगी कमाल की है, शोहरत, पैसा, इज्जत। जाहिर है आप नहीं समझ पाओगे कि कोई अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहेगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरी तो बहुत बुरी है। तो हाँ, मौत कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। हाँ, मेरे लिए राहत जरूर होगी। ऐसी बातें मत करो, यह सच है। मैं दिन में 12 घंटे भारी ट्रैफिक में बाइक चलाता हूँ। मैं रेस्टोरेंट से सैंडविच और मिल्क शेक लाता हूँ और लोगों के घर जाकर उनके स्नैक्स की तलब मिटाता हूँ। बस यही करता हूँ। कल 2 पान पहुंचाने के लिए मुझे 40 मिनट गाड़ी चलानी पड़ी। यकीन मानिए चेतन सर, भीड़ भाड़ वाले समय में 2 पान पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर गाड़ी चलाना। ग्राहक ने मेरे सामने ही पान खा लिए, 5 सेकंड में ही खत्म। मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैंने सोचा राजमा चावल के बाद पान बहुत अच्छा लगता। मैंने मन ही मन खुद को डांटा और विराज की बातों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। फिर मुझे वापस गाड़ी चलानी पड़ी, 1 घंटे बाद एक और ऑर्डर लेने। यही मेरी जिंदगी है, रोज बरोज। मेरी पीठ में दर्द होता है, मेरा सर भी दुखता है। तुम कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे तुरंत नौकरी चाहिए थी और मुझे बस यही मिल रही थी। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। यही तो पैसे कमाने का एक तरीका था। तुम्हें पता है कि डिलीवरी बॉय बनने में कोई बुराई नहीं है ना? मैंने कहा, यह जीविकोपार्जन का एक सम्मानजनक तरीका है। हाँ, उसने कहा, लेकिन यह आश्वस्त नहीं लग रहा था। सवाल यह है, क्या यह काफी है तुम्हारे लिए? मतलब? विराज भावशून्य हो गया। तुम्हें कितना वेतन मिलता है? यह निर्भर करता है सर, मान लो औसतन 18,000 रुपए महीना। क्या यह काफी है? नहीं, यह मुंबई है। झुग्गी झोपड़ी में मेरे किराए के कमरे का किराया ही 8,000 रुपए है। इसके अलावा खाने पीने और रहने के दूसरे खर्चे भी हैं। महीने के आखिर में मेरे पास कुछ नहीं बचता। तुम कहाँ से हो? यवतमाल, यह महाराष्ट्र में ही है। मैं उस जगह को जानता हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता वहीं रहते हैं? हाँ। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी? वो भी, लेकिन फिर वो मुंबई चली गई एविएशन अकादमी का कोर्स करने। मुझे लगा कि वो मेरे लिए इस शहर आई है, लेकिन वो बीच में ही चुप हो गया। लेकिन क्या? लेकिन उसको मुंबई में एक और लड़का मिल गया और उसने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। हमारे 8 साल पुराने रिश्ते को उसने तोड़ दिया। तोड़ दिया? ठीक है, मुझे भी एहसास है कि मेरा करियर अच्छा नहीं था। मैं अच्छा भविष्य का वादा नहीं कर सकता था। वो लड़का ऐसा कर सकता है। कौन सा लड़का? उसका नया बॉयफ्रेंड। मैंने उसे उसके इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ एक बार देखा है। उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें उसके साथ वो कार में बैठी थी। ठीक है, उसके पास एक कार है। हाँ, एक BMW। क्या आपके पास कार है? आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो सर? बिल्कुल, मेरे पास तो नहीं हो सकती। मैं कैसे उड़ा सकता हूँ? वह कैसे उड़ा सकता है? वह कौन? वह आदमी जिसके लिए अर्पिता ने तुम्हें छोड़ दिया? मुझे नहीं पता सर। अर्पिता ने कहा था कि वह बैंक या किसी और जगह काम करता है, उसकी अच्छी तनख्वाह है। और तुम्हारे पास नहीं है? नहीं सर। ऐसा क्यों? किस्मत साहब, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। हाँ, हर किसी की अपनी किस्मत होती है ना? क्या तुम्हें लगता है कि किसी दिन कोई तुम्हें फोन करेगा, लो किस्मत लो? उसने मेरी तरफ देखा। मेरे सवाल को टालने के लिए उसने अपनी टाइट टी शर्ट ठीक की। मुझे बड़ा साइज चाहिए, उसने मेरी नजरों से नजरें हटाते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं मोटा हूँ, विराज ने बोलते हुए अपनी गर्दन रगड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे बोला, 86 किलो। मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है। मैं मोटा हूँ, मुझे पता है। यह सब पिछले साल हुआ। कोई बात नहीं। क्या अर्पिता का नया लड़का भी इतना ही मोटा है? नहीं, वह पतला है। वो सच में बहुत फिट है। ऐसा क्यों? किस्मत? मुझे व्यायाम करने या हेल्दी खाना बनाने का समय नहीं मिलता सर।
दिन के आखिरी में जो कुछ मिलता है, वड़ा पाव समोसे, वही मैं खा लेता हूँ। मैं चुप रहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अर्पिता से कितना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अर्पिता से कितना प्यार करता था। वो नया लड़का उसे इतना प्यार कभी नहीं कर पाएगा। और फिर भी अर्पिता ने, जो तुम सही भी कहते हो, उसके साथ एक बेहतर भविष्य देखा। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हाँ, तो किस्मत की गलती है कि तुम्हारे पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं है। इस नौकरी की गलती है कि तुम्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। यह लड़कियों का स्वभाव ही ऐसा है कि अब तुम्हारा दिल टूट गया। वह चौंक गया। मैंने अपनी घड़ी देखी। मेरा फोन 5 मिनट से शुरू होने वाला था। मेरी कॉल 5 मिनट से शुरू होने वाली थी। मुझे जाना है, मैंने कहा। खैर, कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। मेरी कोई भी बात मायने नहीं रखती। नहीं सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो। मुझे सुनना है सर। मैं ऐसी बातें कहूंगा जो तुम्हें सुनने में मुश्किल होंगी। वे तुम्हें ठेस भी पहुंचाएंगी, या फिर तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में और भी महसूस कराने के लिए दोषी ठहराओगे, जो तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा है। क्या ठेस पहुंचाई सर? क्या ठेस पहुंचाई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज आप बोलो। आज नहीं, मुझे जाना होगा, मैंने कहा और खड़ा हो गया। लेकिन चलो ऐसा करते हैं, मैं कल फिर से लंच ऑर्डर करूंगा। जब मैं अपना रोजाना का लेखन कोटा पूरा कर लूंगा, लगभग 1 बजे ऑर्डर ले आना। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मैं कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे यही समय बता दोगे तो मैं तुम्हारा ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, तुम मेरे लिए खाना लेकर आना। मैं तुम्हें जिंदगी के वो सच बताऊंगा जो तुम्हें सुनने चाहिए। ओह, ओके सर। मुझे इलाके के दूसरे डिलीवरी बॉय से कहना होगा कि वे आपके पते से ऑर्डर ना उठाएं। हाँ, हो गया। और चाहे कुछ भी हो, अब अर्पिता को फोन या मैसेज मत करना। ओके, ठीक है सर, मैं नहीं करूंगा। कल मिलते हैं, उसने कहा और चला गया। बिल्कुल सही समय है, मैंने कहा। विराज ने मुझे मेरा लंच पार्सल ठीक समय पर दिया। मैंने चपातियों के साथ आई सिंधी करी का कटोरा निकाला। मैंने सिंध फूल नाम की एक जंगल से ऑर्डर किया था, जो सिंधी खाने में माहिर है। यह पतली खट्टी कड़ी एक शेफ की खास थी, जो टमाटर के बेंस में भिंडी, बेबीकॉर्न और ड्रमस्टिक जैसी कई सब्जियों के साथ बनाई गई थी। यह देखने और महकने में बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने विराज के साथ फिर से अपना खाना शेयर करने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है सर, उसने कहा। ठीक है, मैं भी बाद में ही खाऊंगा। मैंने अपना कटोरा एक तरफ रख दिया। मुझे आज जिंदगी का सच बताओ, विराज ने कहा। जरूर। क्या तुमने अर्पिता को फोन किया या मैसेज किया? नहीं, मैं करना चाहता था पर नहीं किया। मैंने आपसे वादा जो किया था। क्या तुमने उसके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे? हाँ, उसने मेरी नजरें बचाते हुए कहा, और मुझे भी वे देखना चाहता था। ओह यार, मुझे माफ करना। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। वह मेरी जिंदगी थी। क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हारी जिंदगी क्यों थी? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। हाँ, तुम जिंदा हो, लेकिन उसके बिना तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। इसलिए उसका जाना तुम्हें चुभ रहा है, और बहुत ज्यादा चुभ रहा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो सर? तुम असहमत हो? मुझे नहीं पता सर, बस दुख होता है। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी ऐसी कैसे हो गई। मैंने सब कुछ सही किया, कम से कम कोशिश तो की। तुमने कौन से सही काम किए? मैंने अपने माता पिता की बात मानी। उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दयालु इंसान बनो, दूसरों का सम्मान करो, लोगों की परवाह करो। असल में उन्होंने कहा था एक अच्छा इंसान बनो, और तुम्हारे साथ अच्छी ही चीजें होंगी। और मैंने यही करने की कोशिश की, और यह काम नहीं आया। मेरी जिंदगी देखो, मेरे पास बैंक में पैसे नहीं है, बल्कि मैं अपने दोस्तों का 40,000 रुपए का कर्जदार हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई भविष्य ही नहीं है। तुम सिर्फ 29 साल के हो। तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ सर।
मुझे पता है कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरी उम्र के लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, वकील, सीए होते हैं और डॉक्टर होते हैं। मैं कभी भी वो नहीं बन पाऊंगा। अब यही मेरी किस्मत है। किस्मत? हाँ, आप इस पर यकीन नहीं करते, पर हाँ, मेरी यही किस्मत है। मैं स्कूल में बाकी सभी छात्रों की तरह पढ़ता था। किसी तरह 10वीं में मेरा ध्यान भटक गया और मेरे नंबर कम आ गए। आर्ट्स लिया, फिर इतिहास में ग्रेजुएशन किया। लोगों ने कहा कि ग्रेजुएशन काफी नहीं है। मैंने मास्टर्स किया। फिर मैं कॉलेज से निकला और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। डिलीवरी बॉय बनने से पहले पूरा 1 साल नौकरी ढूंढता रहा। ठीक है, आज इस बारे में बात करते हैं। क्या ये सही से काम करना और किस्मत, इसके बारे में क्या? ये सब बकवास है, जिस तरह तुम सोचते हो, बल्कि जिस तरह तुम्हें और लाखों दूसरे युवा भारतीयों को सोचने के लिए बनाया गया है। मैं कैसे सोचता हूँ? तुम सोचते नहीं, तुम सिर्फ सोचने के लिए बनाए गए हो। किसने? समाज में तुमसे ऊपर वालों ने, जो चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा करो। मैं खुद सोचता हूँ। नहीं, तुम नहीं सोचते। तुम्हारा दिमाग शांत हो गया है, सम्मोहित हो गया है। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे लाखों लोग, निम्न वर्ग, मजदूर। ड्रॉन, क्या? मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। दिन के पाठ के लिए तैयार हो? हाँ, अच्छा। हमारी अगली कुछ मुलाकातों में मैं तुम्हें जीवन के अपने गुप्त नियम बताऊंगा। गुप्त नियम? जीवन के भी गुप्त नियम होते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दुनिया असल में कैसे काम करती है। मतलब? क्या स्कूल या कॉलेज में तुम्हें कभी सिखाया गया कि दुनिया असल में कैसे काम करती है? नहीं, मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि तुम जान सको। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जान लो।